वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो हम लोग आने वाले आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमारे आने वाले आर ओ एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस सेट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे हम लोग इसमें से सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे और उनको रिवीजन करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो लोथल किसका जहाजी माल घाट का? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक महत्वपूर्ण जहाजी माल घाट या बंदरगाह था। व्याख्या देख लेते हैं। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम्स में आता है, वो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो इसका पहला है भैंस, दूसरा है भेड़, फिर गाय या सुअर। तो हमें बताना है कि टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो हम जानते हैं इसका ऑप्शन है सी, गाय विद्यमान नहीं था। बाकी भैंस, भेड़ और सुअर मुद्राओं पर अंकित थे। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा अर्थात मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इससे संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद या सामवेद? तो हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में उल्लेखित किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत और भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म और इसकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या 16 सूत्र या छंदोग्य उपनिषद? तो इसका राइट आंसर है सी, 16 सूत्र। वैदिक गणित से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है 16 सूत्र। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ 16 सूत्र है। इसमें यज्ञवालक तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो इसका राइट आंसर है बी, दूध और इसके उत्पाद। तो वैदिक आर्यों का मुख्य जो भोजन था वो था दूध और उसके बने उत्पाद। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ अर्थात जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई या गेहूँ? तो इसका ऑप्शन है ए, जौ मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला अन्न था। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबे का। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। याद रखेंगे, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे, अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो आर्य जो थे वो उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, इसीलिए वो सभी संघर्षों में सफल होते थे। व्याख्या है इसकी, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल है, इसका मुख्य कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, तंबाकू या चावल? तो इसका राइट आंसर है डी, उन लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, उन्हें जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था। व्याख्या देख लेते हैं।
वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है संन्यास। इसका राइट आंसर यही है, पहला वाला। सबसे पहले आएगा ब्रह्मचर्य, फिर आएगा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सबसे अंतिम में संन्यास। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की आयु निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष और संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी है, वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जो प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे वे नगरों में नहीं जबकि ग्रामीण जीवन जीते थे। तो प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गाँव में निवास करते थे, नगरों में नहीं। नगरीय सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो मुख्यतः ग्रामीण थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। व्याख्या देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 90 मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषण वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि ज़मीन। उपयुक्त में से सभी। तो हमें ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे इस तथ्य की पुष्टि करना है, तो इसमें से सभी ऑप्शन सही थे। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं और अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को प्रायः उपहार में गायें दी जाती थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ तथा गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यहाँ पे आर्य नहीं, आर्य है, आर्य। पहला है सर विलियम जोन्स, दूसरा है H.H. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? कनिंघम है। इसका राइट आंसर है सी, मैक्स मूलर। तो आर्य को एक जाति कहा था मैक्स मूलर ने। व्याख्या देख लेते हैं। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर, यहाँ पे पामीर है, पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी के जाति के पूर्व में पंजाब और पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि, विथत, वर्मन या कर? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से बलि नाम का कर वसूल करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि संग्रहित करने वाले अधिकारी भागदूत या भागदूक कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 90 मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 90 मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद या सामवेद से? तो इसका राइट आंसर है सी, ऋग्वेद से लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। तो याद रखेंगे, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में, किस मंडल में? 3 मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से या मुंडकोपनिषद से?
तो इसका राइट आंसर है डी, मुंडकोपनिषद से। तो भारत का जो प्रतीक है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रतीक या राज्य चिन्ह उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? पहला है पाटरी, दूसरा है आभूषण, तीसरा है बढ़ाईगिरी या कष्टकारिता, डी है लुहारगिरी। तो डी ऑप्शन, वो लुहारगिरी नहीं करते थे, बाकी पाटरी, आभूषण और बढ़ईगिरी का काम आर्य लोग करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में भी लुहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यजमान, श्रमण, अर्थवान या श्रेष्ठिन। काफ़ी नया क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन है बी, श्रमण। ऐसे लोग जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी होते थे उन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गार्गी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। व्याख्या देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? तो इसका राइट आंसर है सी, सामवेद की संहिता में। तो हम जानते हैं सामवेद का संबंध भारतीय संगीत के उद्गम से होता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। साम का अर्थ होता है गायन, यहाँ पे गलत हो गया, गायन होता है जिसे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। अब कुछ क्वेश्चन हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर है डी, लुम्बिनी। व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। तो हम जानते हैं इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इनका जन्म 563 में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका राइट आंसर है डी, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपने प्राणों का त्याग कुशीनगर में किया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, याद रखेंगे कभी कभी आयु भी पूछ ली जाती है, तो 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह, पाटलिपुत्र, गया या सारनाथ? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। याद रखेंगे, बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी फैक्ट किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध जो परिषद है उसका आयोजन राजगृह में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं बौद्ध
परिषद का आयोजन किसने किया? अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर है सी, हर्ष ने। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? तो इसका राइट आंसर है ए, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। तो बताइए ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।